स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 जो है आपके क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स उसको कंप्लीट कर चुके हैं। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी हम लोग 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के आगे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं 24 के आगे जो अनवांटेड है, मतलब वो तो ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर ना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि वो क्वेश्चन भी करना है तो फ्यूचर में हम लोग वो क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल जो इसमें कंपलसरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। An oil drop of 20 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb in Millikan's oil drop experiment। एक ऑयल ड्रॉप है, एक ऑयल का ड्रॉप है जिसमें कितना 12 इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है। तो उस पर टोटल चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 12 पे उतने से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा ऑयल ड्रॉप पे टोटल चार्ज का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फाइनली वो निगेटिव चार्ज में है, वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर है इसके बाद द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑयल जो है हमारा एक स्फेरिकल टाइप का पोर्शन होगा, एक स्फेयर का पार्ट होगा। अगर आप ड्रॉप को देखेंगे तो वो एक गोला टाइप का दिखेगा, आपको एक स्फेयर टाइप का दिखेगा। और स्फीयर का जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। फिर है एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। हमको क्या करना है? ड्रॉप, वो जो हमारा ऑयल ड्रॉप है उसका रेडियस हमको फाइंड करना। मान लीजिए कि कुछ ऑयल ड्रॉप हमारा कुछ इस तरह का है, अब इसका हमको रेडियस फाइंड करना है कि ये जो ड्रॉप है स्फेरिकल, इसका रेडियस कितने हैं और उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग गिवन डाटा को लिखेंगे। सबसे पहला हम आप लोग को बताए हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहला मेथड क्या है कि हम लोग गिवन डाटा को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा को लिखते हैं। गिवन डाटा हमारा क्या सब है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। हो सकता है फ्यूचर में आपको ये डाटा चेंज करके आपके एग्जाम्स में, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर है उसके बाद द डेंसिटी ऑफ ऑयल। ऑयल का जो डेंसिटी है, अच्छा ये ऑयल का ड्रॉप हमारा कैसा है? स्फेरिकल है ना। तो स्फीयर हमारा क्या है? स्फीयर का हमारा वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? रो से। हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे हम लोग, है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.25 ही है, सॉरी 1.26 है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रो का वैल्यू दिया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ डाटा दिया हुआ है। इसके अलावा जी का वैल्यू दिया हुआ है और ई का वैल्यू दिया हुआ है। तो दोनों वैल्यू तो आप जानते ही हैं। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमारा कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का जो हमारा वैल्यू होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये दोनों वैल्यू आपको पहले से मालूम है, जो कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। अब क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा ऑयल ड्रॉप है ये स्टेशनरी पोजीशन में है, मतलब रुका हुआ कंडीशन में है जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं। पहले क्वेश्चन के सारे बातों को समझिए कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से हमारा लाइन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इसको क्रॉस करेगा ऑयल को, तो क्या करेगा? ये कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होने के बावजूद भी ये जो हमारा ऑयल ड्रॉप है वो क्या है? स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब उस पर फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब ऑयल ड्रॉप जो है हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में हमारा कब होगा? स्टेशनरी पोजीशन में कब होगा? जब इस पे दो फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो एक फोर्स तो हम लोग जान रहे हैं, ये एक फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण वर्क कर रहा है। दूसरा फोर्स कौन सा हो सकता है? हमारा ग्रेविटेशन के कारण। ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट।
वेट फोर्स बोलते हैं, और W बराबर क्या होता है, mg होता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें g का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन को जो गिवन डाटा है वहाँ से हमको कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग HC वर्मा में सॉल्व भी किए हैं। आगे भी और भी कुछ क्वेश्चन है HC वर्मा में, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा गिवन डाटा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे कुछ ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप पे कुछ रेडियस होगा r, और इस पर हमारा एक फोर्स कौन सा लग रहा है, mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा F। तो ये जो हमारा फोर्स है, इसमें से थोड़ा सा इंक बाहर आ गया है, तो ये जो हमारा फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में, वो क्या होता है, Q इंटू ई। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, और अगर ऐसे नहीं याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन तो आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। जिस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इस चार्ज पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये चार्ज और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा, मतलब F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इस पे ड्रॉप पे, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम लोग चार्ज का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चार्ज ऑन ड्रॉप, जो हमारा ड्रॉप है उस पर चार्ज का वैल्यू, मतलब Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन से है, तो 15 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 15 से अगर करें तो हम लोग 10 टाइम्स में 160, और फिर मतलब कि 24 आ जाएगा, 24.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। मतलब जो हमारा चार्ज का वैल्यू है, कहाँ पे चार्ज का वैल्यू है, हमारा ऑयल ड्रॉप में। ऑयल ड्रॉप में जो चार्ज का वैल्यू है, ऑयल के जो हमारा स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप है, इसमें चार्ज का वैल्यू इतना है। अब हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इस चार्ज पे ये जो ऑयल ड्रॉप है उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो F इक्वल टू हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स ड्यू टू किसके कारण, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑयल ड्रॉप, ऑन ऑयल ड्रॉप, है ना। मतलब ऑयल ड्रॉप पर, ऑयल तेल का जो बूंद है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है हम लोग फोर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो F इक्वल टू यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q इंटू ई। यहाँ पे हमारा चार्ज का वैल्यू हमको पता है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू पता है। थोड़ा नीचे से हम लोग ले लेते हैं, उधर स्पेस थोड़ा सा कम है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चार्ज का वैल्यू 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और फिर E का जो वैल्यू है वो है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। उसको नहीं लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू हो गया टोटल इतना न्यूटन। ठीक है, अब ये फोर्स हमारा किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब जब ये चार्ज हमारा एक्चुअली इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये स्फीयर पे जो हमारा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पर एक दूसरा फोर्स चाहिए, इसको हम लोग FEL डाल देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना। अब हम लोग फिर एक दूसरा फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उस ऑयल ड्रॉप पे, वो किसके कारण हो रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो ग्रेविटेशन के कारण हम लोग फोर्स देखेंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन ऑयल ड्रॉप, ऑन ऑयल ड्रॉप। तो हम लोग इस कंडीशन में जो हमारा फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, वेट फोर्स, है ना। तो फोर्स लिखिए या फिर वेट फोर्स लिखिए, FW हम लोग डाल देते हैं, फोर्स ड्यू टू वेट, वेट के कारण जो फोर्स है। तो फोर्स का कंडीशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इस कंडीशन में, W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वही हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, m इंटू जी। अब इसमें g का तो हमको वैल्यू पता है, लेकिन जो हमारा ऑयल ड्रॉप है, जो हमारा ऑयल का ड्रॉप है, उसका मास हमको नहीं पता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, मास चाहिए।
अब इसमें गंभीरता पूर्वक हम लोग सोचेंगे कि क्या डाटा दिया हुआ है जिसका यूज हम लोग मास के रूप में कर सकते हैं। अगर इसके बारे में हम लोग सोचें रो के बारे में, तो रो हमारा क्या होता है, डेंसिटी है, डेंसिटी। अब थोड़ा मैकेनिक्स के लिहाजे से हम लोग डेंसिटी को ध्यान में लाएं, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अगर हम लोग देखिए तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमारे पास है, अगर वॉल्यूम निकालने का कुछ तरीका आ जाए तो हमारा मास के जगह पे हम लोग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डाल सकते हैं। और वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। और क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो वहाँ से तो हमारा काम आसान हो गया, आर भी हमारा फाइंड हो गया और फिर हमारे मास के बदले हम लोग कुछ वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो एक्चुअली इसको मैं थोड़ा साइड में डाल देता हूँ इधर, यहाँ से आप लोग इसको कंसीडर कर लेंगे। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी यहाँ पे हमारा क्या है, रो है, तो रो इक्वल टू क्या हो रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। ठीक है, तो मास के जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, मास के जगह पे डायरेक्ट पुट करेंगे रो इंटू वी और इंटू जी। मतलब मास के बदले रो इंटू वी और जी तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर रो का वैल्यू हमको पता है और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हमारा, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे फाइनली। तो रो का वैल्यू हम लोग अभी रो ही रहने देते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 इंटू पाई और इंटू आर क्यू इंटू जी। जी का वैल्यू भी हमारा पता है 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फोर्स हो गया किसके कारण, वेट के कारण जो फोर्स है वो। अब चूंकि हमारा दोनों इक्विलिब्रियम में, मतलब ये जो हमारा ऑयल ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन में कब होगा, जब ये फोर्स हमारा इस फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से घेरा लगाकर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस ऑयल ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, ऑयल ड्रॉप जो है हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ जो हमारा वेट फोर्स है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब एफ ई एल यहाँ पे नीचे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। सो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो इक्वल है किसके कारण, वेट फोर्स के कारण जो फोर्स है उसके। अब फाइनली हम लोग दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, मतलब दोनों को बराबर करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वैल्यू है वो कितना है 24 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू कितना, रो का वैल्यू डाल दीजिए। रो का वैल्यू कितना है 1.26 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू पाई का वैल्यू आप 3.14 डालिए या 22/7, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी डाल दीजिए। 22/7 इंटू आर क्यू और इंटू जी का वैल्यू हम लोग पहले डाल देते हैं या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी डालिए 9.8। अब फाइनली हमको फाइंड क्या करना है, आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो आर क्यूब को हम लोग इस तरफ रखेंगे और बाकी सारे को इसके नीचे ला देंगे। एक्चुअली बोर्ड हमारा भर चुका है, तो या तो आप नोट कर रहे थे तब तो वेरी गुड, अगर नोट नहीं कर रहे थे तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके वीडियो को। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे क्योंकि आप लोग थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अब स्क्रीनशॉट लेने के मामले में। तो यहाँ के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करने हैं जो हम लोग ऊपर करते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब इसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन को बस देखना है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ऊपर ले चलते हैं। पहले हम लोग आर क्यूब को इस तरफ डालते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई नीचे ये वाला पोर्शन, मतलब कितना 24 इंटू 10⁻⁹ 24 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁴, 2.25 इंटू 10⁻⁴
अब टोटल इज डिवाइडेड बाई कितना 1.26 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 9.8। फाइनली आर क्यूब का जो वैल्यू है वो इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। कैलकुलेट उम्मीद है कि आप लोग इजीली कर सकते हैं। ये 10 का पावर वाला को एक साथ डाल दीजिएगा, इन सारे को कैलकुलेट करके एक साथ मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके उसमें डिवाइड कीजिएगा और फाइनली जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्यूबिक रूट फाइंड कर देंगे। मतलब यहाँ से अगर हम लोग क्यूब हटाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूबिक रूट जो यहाँ कैलकुलेशन के बाद आएगा वो डाटा आप डालेंगे और जो हमारा वैल्यू आएगा उसका क्यूबिक रूट फाइंड कर देंगे। उम्मीद है क्यूबिक रूट आप लोग को आता होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रूट के अंदर ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद 8 आ गया, 8 तो क्यूबिक रूट। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे स्क्वायर रूट करते हैं, मान लीजिए 16 का स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 16 का 4। उसी तरह अगर क्यूबिक रूट करें 8 का तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट 2 इंटू 2 मतलब 3 में से हमारा एक बाहर आएगा, फाइनली 2 हमारा आंसर होगा, है ना, इस तरह का कंडीशन। तो यहाँ जो हमारा वैल्यू होगा उसको आप लोग कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे और कमेंट करेंगे। 25 का आंसर जो भी आपका आ रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऊपर वाले पोर्शन को या तो नोट कर लीजिए या फिर फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कई बार बिहार बोर्ड में भी मतलब इतना टफ तो नहीं, थोड़ा इससे आसानी क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो उस लिहाजे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्रॉपर्टी को जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी को आप लोग जान रहे हैं, बस उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए मेरे साथ। विच अमंग द कर्व्स shown in figure cannot possibly represent electrostatic field line। अब ये जो फिगर इसमें दिया हुआ है, हम लोग के पास टोटल ABCDE करके 5 फिगर है। इस पांचों फिगर में हमको देखना है कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करेक्टली दिखाया हुआ है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस फिगर में दिखाया हुआ है वो गलत है ना। तो पहला फिगर को हम लोग देखते हैं। पहला फिगर को आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस तरह का कुछ मान लीजिए कि शेप है, कैसा भी शेप है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, मतलब कि ये चारों साइड से फैला हुआ है, मतलब बीच में शो करना गलत है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं चार्ज हमेशा कहाँ पे फैला हुआ होता है, किसी भी बॉडी के सरफेस पे हमारा चार्ज फैला हुआ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसमें फिगर में आप देखेंगे कहीं पे हमारा कुछ ऐसा कर्व है, मतलब कहीं पे हमारा ऐसे है, कहीं पे हमारा कुछ ऐसे है, कहीं पे हमारा ऐसे तिरछा है। तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, 90 डिग्री के एंगल नहीं बना रहा है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम नहीं बना पा रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो जो हमारा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा 90 डिग्री एंगल पे या तो बाहर की तरफ निकलेगा या अंदर की तरफ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज हो तो 90 डिग्री पर बाहर की तरफ जाएगा, और जब निगेटिव चार्ज हो तो 90 डिग्री पर अंदर की तरफ आएगा। जिसको ये बाइकआउट कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये जो है हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इस कंडीशन में आप लोग क्या लिखेंगे, इस पार्ट ए में आप लोग लिखेंगे दिस, पार्ट ए के लिए सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं, जो हमारा फिगर ए है इसके लिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पर हमारा बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। उस चीज़ को भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट एट एंगल ऑफ, या फिर एंगल टोटल लिख दीजिए, नॉट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ सरफेस के साथ जो है ये 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है। इसकी वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। ये हमारा जो फिगर ए था उसका आंसर हो गया। फिगर बी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फिगर बी देखने में थोड़ा सा डरावना सा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें पहला चार्ज पॉजिटिव है, उसके
सेकेंड निगेटिव है, बाकी 3 पॉजिटिव है। पहला चार्ज हमारा पॉजिटिव है, यहीं पे देखिए पहला चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, बाकी 3 हमारा पॉजिटिव है। ये तीनों हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप बनाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा इसी तरह का है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। फिर यहाँ पर भी देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सारा का सारा हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉपर्टी को ध्यान में लाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव पे एंड होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव पे आ रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव पे आ रहा है। लेकिन इस पोर्शन को अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ तो निगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे आ रहा है, जो टोटली अपोजिट है। मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव पे जाना चाहिए, इसका एरो का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दोनों हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसे घूम जाएगा, फिर पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूम जाना चाहिए। मतलब कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। अगर हम लोग के पास 2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, तो अगर सेम चार्ज है तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज से आ रहा है, पॉजिटिव में ही जा रहा है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर भी सेम हो रहा है, पॉजिटिव से आ रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इस तरह से घूम जाना चाहिए, यहाँ से शुरू होकर ऐसे घूम जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मतलब ये फिगर भी हमारा पॉसिबल नहीं है। जो हमारा पार्ट बी है ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को भी हम लोग मेंशन कर देंगे फिगर बी के बारे में। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रॉपर्टी है, 5-6 प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यह पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इट doesn't follow the rule। किस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? रूल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज does not follow the rule of electric field line that, थोड़ा लंबा हो जा रहा है लिखने में, आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always starts from positive charge and ends at नेगेटिव चार्ज। मतलब ये जो हमारा कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा, इस रूल को ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमारा पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग थर्ड फिगर को देखते हैं, सी में दोनों पॉजिटिव चार्ज है और फिगर देखिए एकदम परफेक्ट है। सी जो है हमारा दोनों पॉजिटिव चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला ऐसे घूम गया, इससे निकला ऐसे घूम गया, मतलब ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ऐसे हमारा घुमा हुआ है। मतलब कि ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है कि अगर 2 सेम चार्ज हो हम लोग के पास तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हमेशा क्या होगा, वो कर्व बनाता हुआ चला जाएगा, ऐसे निकलेगा ऐसे घूम 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 जाएगा। मतलब इस तरह से चारों तरफ जो कर्व है उस तरह से बनाता हुआ चला जाएगा, जैसा हमारा फिगर में भी दिखाया हुआ है। मतलब ये हमारा क्या है, करेक्ट फिगर है। यहाँ जो पार्ट सी में जो है हमारा फिगर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे करेक्ट शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पॉसिबल। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पॉसिबल। ये हमारा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या फिर बिकॉज इट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये हमारा पॉसिबल। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना से भी हमारा काम चलेगा। फिर हमारा डी फिगर देखते हैं। डी फिगर देखिए, तीनों हमारा पॉजिटिव चार्ज है और हमेशा देखिए तीनों फिगर में आप ऑब्जर्व करेंगे कि पॉजिटिव से पहला दो मिस्टेक है इसमें, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में ही जा रहा है, जो तो कभी संभव नहीं है। दूसरा क्या है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहा है। हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या होगा, जैसे ऐसे आ रहा है तो ऐसे घूम के ऐसे चला जाएगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो सी फिगर को हम लोग थोड़ा सा बना कर भी देख लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और दो पॉजिटिव चार्ज हमारा कुछ ऐसे है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये तो पहला ही बाइकआउट हो गया कि पॉजिटिव से पॉजिटिव में नहीं जा सकते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव में नहीं जा सकता है। इधर है कि नहीं, नहीं है, इधर से ऊपर है। फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव में नहीं जा सकता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव में नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि इंटरसेक्ट भी करता है। ऐसा बहुत सारा लाइन है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो बहुत सारे जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये दो कंडीशन को बाइकआउट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा कौन सा कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर पॉजिटिव चार्ज में ही जा रहा है। मतलब जो हमारा फिगर सी है ये भी क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। सॉरी, फिगर डी, फिगर डी है हमारा, इसमें क्या है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमारा वो क्या है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो लॉ को बाइकआउट कर रहा है। पहला, पॉजिटिव से पॉजिटिव में कभी नहीं जाएगा, ऐसे जाता तो ऐसे क्या होता है, ऐसे घूम जाता, लेकिन पॉजिटिव से पॉजिटिव में कभी नहीं जाएगा। दूसरा, एक दूसरे लाइन को कट कर रहा है, मतलब कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। फिर हम लोग लास्ट फिगर देखते हैं, फिगर ई। फिगर ई में आप लोग ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज वाले से बाहर जा रहा है, गुड। निगेटिव चार्ज वाले में अंदर जा रहा है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारा बाहर निकल रहा है वो 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, उसको भी इग्नोर कीजिए। हो सकता है कि फिगर में कुछ ऐसा हो कि ऐसे वो कर्व बना रहे हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे है, लेकिन बीच में दो कर्व हमारा इस तरह से दिख रहा है। आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, बीच में एक ऐसे घुमा हुआ है, एक ऐसे जुड़ रहा है ना। मतलब इसका कहना है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाना चालू किया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे घूम गया, आपस में मुड़ गया। फिर यहाँ पे भी हमारा ऐसे एरो शो कर रहा है, मतलब यहाँ से चालू हुआ, कुछ ऐसे घूम गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकला और फिर ऐसे जाके ऐसे घूम गया, या फिर ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है फिर बाहर जाके ऐसे घूम के पूरा मुड़ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी क्या करेगा, क्लोज्ड लूप बिल्कुल भी फॉर्म नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी को ये बाइकआउट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारा ई सेक्शन है, ई फिगर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट पॉसिबल है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, हमारा पॉसिबल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। मैंने जैसा बताया सीबीएसई में तो मतलब ये जो हमारा बड़ा सा फिगर था उस तरह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था कई बार कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा, फिर नेगेटिव दे देगा, फिर पॉजिटिव, और बोलेगा इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप ड्रा कीजिए। तो आप बिल्कुल ड्रा कर सकते हैं कंफर्टेबली, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपस में मिलेगा। मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो 5-6 प्रॉपर्टी है उसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के 2 प्रॉपर्टी को लिखिए, 3 प्रॉपर्टी को लिखिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रॉपर्टी को पूरे 5 प्रॉपर्टी को लिखिए। तो ये कभी कभी 2 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स वही पूछ देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक पीछे से रिवाइज करके उसको बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा। उम्मीद है कि नोट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 26 का है ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा ABCDE करके 5 क्वेश्चन था, 5 फिगर था, 5 को हमने एक्सप्लेन कर लिया। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखेंगे।
तब तक आप लोग क्वेश्चन को खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन, अगर आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ के आप खुद से समझ सकते हैं तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग डेवलप कीजिए कि क्वेश्चन को खुद से पढ़कर उसमें जो गिवन डाटा है वो कौन कौन से फॉर्मूला की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और हम लोग कौन कौन सा कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन थ्रू आउट। The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along positive z direction। x axis y axis z axis है ना, x axis y axis z axis, किसी को आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z या फिर z y x, जिसको जो मानना है मान लीजिए। अभी हम लोग इसको z मान रहे हैं ना, x axis y axis और z axis, एक लाल वाला x, ब्लू वाला y और ब्लैक वाला z axis, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन में कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया या निगेटिव जेड एक्सिस हो गया, है ना। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अब किधर भी शो करे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या है, एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो है 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर पर मीटर की रफ्तार से ये हमारा बढ़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इधर हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर की रफ्तार से इंक्रीज कर रहा है। फिर है, व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम having a total dipole moment equal to 10⁻⁻7 coulomb meter in the negative z direction। ध्यान से समझेंगे, बहुत कंसेप्चुअल चीज है। हाँ, इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा ऐसे जा रहा है इंक्रीज करते हुए पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, और जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक टॉर्क का वैल्यू फाइंड करना है। सिस्टम पे कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है और नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जा रहा है। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क वाले कंडीशन को आप फटाक से ध्यान में लाइए। टॉर्क इक्वल टू हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिक, एक बार फिर से हम फिगर पे आएंगे, एक बार हम पहले फॉर्मूला रिपीट कर दें आप लोग को। हम लोग इस तरह का कंडीशन पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे हमारा कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर हमारा जा रहा है, इस पर फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है Q × E और इस पर इधर अप्लाई कर रहा है क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, इक्वल चार्ज Q है और अपोजिट प्लस और माइनस है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा QE। अब इस कंडीशन में जो हम लोग टॉर्क का वैल्यू फाइंड किए थे, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस लिए थे और टॉर्क टाउ इक्वल टू फाइनली हमारा क्या आया था PE cos थीटा। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका क्या था P और हमारा क्या था P, या फिर हम लोग पहले PE sin थीटा लेते हैं। ये हमारा मेन फॉर्मूला आया था टॉर्क का, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, ये हमारा मेन फॉर्मूला था। या तो ये लिखे थे हम लोग या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते थे, टाउ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में लेंगे, जहाँ पर P हमारा क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, E हमारा क्या था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था और साइन थीटा में थीटा जो है वो हमारा क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या था थीटा था। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अब फिगर को एक बार फिर से हम लोग ड्रा करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में हमारा सिचुएशन है, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1.27 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जेड एक्सिस, आप चाहे तो कैसे भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जेड ले इधर जेड ले इधर जेड ले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स ये वाई, ये हम लोग जेड एक्सिस ले लेते हैं, अगर इधर भी जेड लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बात है, एक ही बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमारा ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा इधर की तरफ जा रहा है। कितना से इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 10⁵ न्यूटन पर कूलम से ये ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, कंटिन्यूअसली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसी कंडीशन में बोल रहा है
कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नीचे की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा एक ही होता है, दो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो हमारा नीचे की तरफ है, मतलब एंटी पैरेलल है, ये ऊपर ये नीचे। और जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऊपर से नीचे की तरफ, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू दे रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P बोलिए या P वेक्टर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू कितना दे रहा है, 10 to the power -7, 10 to the power -7 कूलम मीटर, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारा ये वैल्यू है 10 to the power -7 कूलम मीटर इन नेगेटिव जेड एक्सिस। ये हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये हमारा क्या है, निगेटिव जेड एक्सिस है। अगर इधर देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर देखें तो नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू है। अब फाइनली जो है वो हमको फाइंड क्या करना है, टाउ, टॉर्क हमको फाइंड करना है। तो टॉर्क को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, टाउ से। टाउ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। अब P का वैल्यू हमको पता है, E का वैल्यू पता है, और साइन थीटा में थीटा का वैल्यू हमको जानना है। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा क्या किसके किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल नीचे जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर और इलेक्ट्रिक डाइपोल नीचे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ऐसे है तो कुछ एंगल है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 30 ऐसे करते 40, 50 करते हुए 180 डिग्री। मतलब इसको अगर हम लोग देखें ऐसे है, ऐसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट में जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब थीटा का जो हमारा वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब PE साइन थीटा, P का वैल्यू डाल दीजिए कितना है, 10 to the power -7, E का वैल्यू हमारा कितना है 10 to the power 5, और साइन थीटा तो साइन कितना है 180 डिग्री। अब दोनों को आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 to the power -2 इंटू साइन 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन का ग्राफ, फटक से साइन का ग्राफ हम लोग समझते हैं, आप लोग पढ़े होंगे उम्मीद है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं। हाँ 0 डिग्री पे 0, फिर 90 डिग्री पे कितना है 1, 180 डिग्री पे फिर 0, है ना, फिर 270, फिर 360, तो हमको कितना चाहिए 180 तो चाहिए। तो साइन 90 डिग्री पे 1 है मैक्सिमम, और फिर 180 पे कितना हो जाएगा हमारा 180 बोलिए या पाई बोलिए, इसको आप पाई हो सकता है पढ़े होंगे, ये पाई/2, ये पाई 3π/2 और 2 पाई, मतलब 180 डिग्री पे हमारा वैल्यू कितना है 0। साइन 180 डिग्री हमारा कितना होता है 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली कितना हो जाएगा 0। मतलब जो इस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0। मतलब फाइनली जो इसमें हमको कैलकुलेट करना था टॉर्क का वैल्यू, उसका वैल्यू कितना हो गया 0। अब फटक से क्या करेंगे, नोट कर रहे थे बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर रहे थे तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1.28 से लेके 1.34 तक है, वो सारा क्वेश्चंस जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है उस तरह का क्वेश्चंस ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी पूछा जाता है और ना ही कभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो कुछ प्रूफ करने टाइप का है। तो उस तरह का क्वेश्चंस तो आज तक कभी नहीं पूछा है, और मतलब कि उसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ ये तो है कि उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका मेंटल लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैपेसिटी आपका बढ़ेगा। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगले क्वेश्चन मतलब अगले सेशन में उसको सॉल्व करवा दूंगा कभी भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। और मेरे अनुसार अगर आप उसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप बोर्ड के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए भी पढ़ रहे हैं फिर भी वो क्वेश्चंस का रिलेशन आपसे कुछ भी नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगा कि मतलब कि आप लोग के काम का चीज़ है वहाँ तक मैंने बता दिया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल वाले क्लास में जो हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक नहीं बोलिए न्यू चैप्टर बोलिए, न्यू चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। और बीच बीच में जो हमारे HC वर्मा का न्यूमेरिकल्स है उसको भी कोशिश करेंगे 4-5 दिन पर 10-10 क्वेश्चन करके मैं आप लोग को वो भी पूरा कंप्लीट करवा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा HC वर्मा हो चुका है। अगर आप अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो 20 तक वो वीडियोज़ को देखकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
और फिर हमारे 21 से 30 तक हम लोग नेक्स्ट अगले 4-5 दिन में कोशिश करेंगे उसको कर ले, और तब तक हम लोग आगे टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे सेकेंड चैप्टर का हमारा। और फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आगे क्वेश्चंस आप लोग की इच्छा होगी तो फिर आने वाले 4-5 दिनों में मैं वो बता दूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।